गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत आज हम पाठ 2 बाल गोविंद भगत का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनके जन्म का सन है 1899। इनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, इस कारण इनका आरंभिक जीवन संघर्षों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए और इसके अंतर्गत ये कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ और 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। इस तरह से ये एक प्रतिभाशाली लेखक तो थे ही, साथ में प्रतिभाशाली पत्रकार भी थे और इन्होंने अनेक पत्रिकाओं का, जो कि मासिक पत्र पत्रिकाएं थी, साप्ताहिक थी, उनका संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में ये एक उपन्यास है, चिता के फूल ये एक कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र और पैरों में पंख बांधकर ये एक यात्रा वृतांत है। ये सारी गद्य विधाओं के अंतर्गत इन्होंने ये रचनाएं लिखी और इसके साथ साथ इन्होंने अपनी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या भी उचित रूप से की है। इसलिए इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। अब ये जो आपका पाठ है बाल गोविंद भगत, इसके माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का वर्णन किया है, जो कि कहने को एक गृहस्थ व्यक्ति था, जिसका अपना एक परिवार था, बहू थी, बेटा था, किंतु इसके बाद भी वो गृहस्थ होते हुए भी एक संत व्यक्ति था, यानी कि वो एक सन्यासी था। और वो किस तरह से सन्यासी था, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने किया है। इसमें सर्वप्रथम आप देखते हैं कि बाल गोविंद भगत के चरित्र का वर्णन करते हुए लेखक क्या लिखते हैं कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के, मझोले कद मतलब जो बहुत ना लंबा होता है और ना छोटा होता है, एक गोरे चिट्टे आदमी थे और उनकी अवस्था 60 के ऊपर की होगी, अर्थात आयु उनकी 60 के ऊपर होगी। बाल पक गए थे, सफेद हो गए थे और वे लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते थे, किंतु उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों के साथ जगमगाता रहता था। कपड़े बहुत कम, वस्त्र बहुत कम धारण करते थे। वह कमर में एकमात्र लंगोटी और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी रहती थी। कबीर पंथी जो कि कबीर के पंथ पे मानने वाले, कबीर को मानने वाले, उनके भक्त पहनते हैं कनफटी, जो कान पर किनारों से कटी होती है, वो टोपी वो पहनते थे। और जब सर्दियां आती, जाड़ा आता, तो एक काली कमरी ऊपर से ओढ़े रहते थे। उनके मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो कि नाक के एक छोर से दूसरे छोर तक, जिस तरह से औरतों का सिंदूर होता है, उसी तरीके से शुरू होता था। और उनके गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला, टेढ़े मेढ़े मोतियों की माला वो पहने रहते थे। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं मान सकते हम कि बाल गोविंद भगत साधु थे, किंतु बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेखक क्या कहते हैं कि उनकी पत्नी की तो मुझे याद नहीं, किंतु उनका बेटा और बहू को मैंने देखा था। उनकी एक थोड़ी सी खेतीबाड़ी थी और एक साफ सुथरा अच्छा सा मकान था। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत गृहस्थ और संत दोनों थे। उन्हें साधु भी कहा गया है और गृहस्थ भी कहा गया है। इसका विश्लेषण, इसका अध्ययन अब पाठ में आगे आप करेंगे कि किस तरह से वह गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। वे खेतीबाड़ी भी करते थे, परिवार भी रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं पे खरे उतरने वाले, मतलब एक साधु की जो परिभाषा होती है उस पर वो खरे उतरते थे। और कबीर को वे साहब, यानी कि अपना मालिक, अपना ईश्वर मानते थे और कबीर के द्वारा लिखे गए गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पे चलते। अर्थात उनके जीवन का जो आदर्श थे वे कबीर थे और कबीर की तरह वह ना तो कभी झूठ बोलते थे और सदैव सबसे खरा व्यवहार रखते थे। और यदि कोई गलत बात है तो उसे कहने में वो जरा भी संकोच नहीं करते थे और न ही किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे। इस तरह से उन्होंने, वे अपने साल भर में जो भी अन्न उपजाते थे उसको अपने साहब, यानी कि अपने कबीर जी का जो भी मठ था वहां जाकर वो दान में भेंट के रूप में चढ़ा देते थे और वहां से जो प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से वे अपना गुजारा करते थे।
इस तरह से बच्चों आपने ये शुरुआती अंश पढ़ा इस पाठ का। अब आपको इसके अंतर्गत एक एक्टिविटी करनी है कि आपको इस पाठ की रीडिंग, जैसे क्लास में रीडिंग लगवाते हैं टीचर, बच्चे पढ़ते हैं, उसी तरीके से आपको एक पैराग्राफ की रीडिंग लगाकर उसकी वीडियो बनाकर मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करनी है। ठीक है, तो बस रीडिंग जैसे आप क्लास में लगाते हैं सेम टू सेम आपको वैसी रीडिंग लगानी है। और रीडिंग लगाने से बच्चों ये होता है कि जो चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं वो भी आपकी क्लियर हो जाती हैं, और इस तरह से आपको जो मुझसे पूछना है वो भी आपकी समझ में आएगा। और इसका आगे का अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।